नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के सीएनए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीएनए में छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का हमारा सीरीज, जिसमें सबसे हमारा पहला प्रमुख बिंदु है वो है छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी। तो ध्यान रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि 13 दिसंबर 2023 को साइंस कॉलेज मैदान में नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया है और वे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी का नाम याद रखिएगा विष्णुदेव साय जी हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कुनकुरी विधानसभा है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। किस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो कुनकुरी से आते हैं। कहां शपथ ग्रहण किए, तो साइंस कॉलेज मैदान में किए। तिथि क्या था, तो 13 दिसंबर 2023 था। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और इस बीच राज्यपाल जी हमारे जो हैं वो शपथ दिलाते हैं नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय को। अब हम लोग सबसे प्रमुख रूप में देखें तो ध्यान रखिएगा, आप दो और नए चेहरे को देखें शपथ लेते, जिनका नाम था एक अरुण साव जी और दूसरे विजय शर्मा जी। ये दोनों उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री का पद का संविधान में कहीं व्याख्या नहीं है, परंतु इनके पहले राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री के रूप में टीएससी देव जी थे। अभी दो डिप्टी सीएम के रूप में एक श्री अरुण साव जी जो लोरमी विधानसभा क्षेत्र है इनका, याद रखिएगा, और दूसरा विजय शर्मा जी जो कवर्धा विधानसभा से संबंधित है। क्लियर है। अब बात हम समझते हैं कि ये जो हमारे विष्णुदेव साय जी हैं वो यदि व्यक्तित्व के आधार पर पूछा जाए तो व्यक्तित्व के आधार पर चौथे नंबर के जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी जी थे, दूसरे में रमन सिंह जी थे, तीसरे में भूपेश बघेल जी थे और चौथे में विष्णुदेव साय जी हुए। इसलिए व्यक्तित्व के आधार पर चौथे क्रम का है। निर्वाचन के आधार पर हम देखेंगे तो निर्वाचन के आधार पर पांचवें क्रम का हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के बाद जो पहला निर्वाचन 2003 में होता है और 2003 से लेकर के देखेंगे आप 8 तक में तो यहां पर रमन सिंह जी हैं, फिर 8 से 13 तक में फिर से रमन सिंह जी हैं और 13 से 18 तक में फिर से रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य का नेतृत्व करते हैं। मतलब 15 साल तक लगातार जो है रमन सिंह जी नेतृत्व करते हैं। तो 3 कार्यकाल तो ऐसे ही हो जा रहा है और एक हम लोग देखेंगे आपका 18 से लेकर के 23 तक, तो ये चौथा हो गया और पांचवा 23 में जो अभी चुनाव हुआ है उसमें विष्णुदेव साय जी हैं। क्लियर हुआ। तो 2003 में पहला निर्वाचन, फिर दूसरा 8 में, फिर तीसरा 13 में, फिर चौथा 18 में, फिर पांचवा 23 में। तो याद रखिएगा, निर्वाचन के आधार पर जो है वो पांचवें क्रम के मुख्यमंत्री जी होंगे, लेकिन कार्यकाल के आधार पर देखते हैं तो छठवें क्रम के होंगे। कैसे समझेंगे, तो ध्यान रखिएगा, राज्य गठन होने के बाद 2000 से लेकर के 2003 तक पहला कार्यकाल चलता है, फिर 3 से लेकर के 8 तक दूसरा कार्यकाल, फिर 8 से लेकर के 13 तक तीसरा कार्यकाल, 13 से लेकर के 18 तक चौथा कार्यकाल, 18 से 23 तक पांचवा कार्यकाल और अब जो है वो छठवां कार्यकाल होगा। इसलिए कार्यकाल के आधार पर छठवां क्रम, निर्वाचन के आधार पर पांचवा क्रम, व्यक्तित्व के आधार पर चौथा क्रम होंगे। क्लियर हुआ। ये सभी का विधानसभा क्षेत्र याद रखिएगा। ये हमारे जो है श्री अरुण साव जी हैं और ये आपका श्री विजय शर्मा जी हैं। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। उप मुख्यमंत्री मतलब याद रखिएगा कैबिनेट मंत्री के रूप में दर्जा दिया जाता है, इन्हीं के समान ही इनको वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें भी हम लोग निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि अगर हम देख पाते हैं कि पहला चरण का चुनाव 7 नवंबर को होता है और दूसरा चरण का चुनाव 17 नवंबर को आयोजित होता है, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को जारी की जाती है। अगर पूरा छत्तीसगढ़ का जो 2023 में जो निर्वाचन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा वोट कहां पड़े हैं और सबसे कम वोट कहां पड़े हैं, अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो कुरुद में हुआ है। 90.15% के साथ में कुरुद में सर्वाधिक मतदान हुआ है और सबसे कम अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम बीजापुर में हुआ है, जिसमें 48.77% के साथ में बीजापुर सबसे
कम मतदान हुआ है। प्रथम चरण और दूसरे चरण को अगर विभाजन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्रथम चरण में बस्तर में सबसे ज्यादा मतदान होता है, बीजापुर में कम होता है, और दूसरे चरण के मतदान में अगर हम देखेंगे तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो है वो कुरुद में होगा और सबसे कम जो होता है वो रायपुर उत्तर में होता है। इस प्रकार हमको ये सभी चीजों को ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रख लेंगे कि राज्य में सभी के लिए अच्छे तरीके से मतदान की व्यवस्था हो सके करके मतदान केंद्र की स्थापना की जा रही थी। इसलिए राज्य में सबसे छोटा मतदान केंद्र सेराडांड को बनाया गया था। सेराडांड में केवल और केवल 5 मतदाता ही थे और इनके लिए सेराडांड जो भरतपुर सोनहट वाले क्षेत्र पर आते हैं उस पर आपका मतदान केंद्र बनाया गया है। इसलिए सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन है? सेराडांड। कि राज्य में 100% मतदान हो सके, इसी दृष्टिकोण से हमने मतदान केंद्र की स्थापना की थी। क्लियर हुआ? अब हम लोग एक और नया टॉपिक देखते हैं और वो है आपका कटघोरा में लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 3 होता है, जो कि पीरियोडिक टेबल में दूसरे आवर्त और पहले वर्ग में रखा गया है। यह एक एल्कलाई मेटल क्षारीय धातु है। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो कोरबा जिला में जो कटघोरा क्षेत्र है और कटघोरा क्षेत्र में भी याद रखिएगा महेशपुर और घुचापुर जो है यहां पर लिथियम का भंडारण प्राप्त हुआ है। इसलिए जब भी कभी पूछा जाए कि लिथियम कहां, तो याद रखिएगा कटघोरा क्षेत्र, या तो नाम दिया रहेगा महेशपुर घुचापुर करके, या तो आपका कोरबा जिला करके दिया होगा। याद रहेगा। इसका प्रयोग कहां होता है? तो इसका प्रयोग जो है वो बैटरी के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे वाहन हो गए, इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, मोबाइल हो गए, इनकी जो बैटरी होती हैं उनके लिए लिथियम एक जरूरी तत्व के रूप में काम करता है। इस बातों को भी ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? 2 चीजें हम लोग पढ़े, एक हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा कौन सा आपका लिथियम के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके इस तथ्य को देखते हैं सैनिक स्कूल। हम सभी जानते हैं कि हमारे राज्य में केवल एक ही सैनिक स्कूल था, वो अंबिकापुर में। लेकिन अब हमारे राज्य में अगर देखा जाए तो 2 नए सैनिक स्कूल के लिए अनुमति प्राप्त हुआ है। एक रायपुर में याद रखिएगा और दूसरा बिलासपुर में याद रखिएगा। रायपुर में जो याद रहेगा वो है गोड़ी गांव, आया बात समझ में, मंदिर हसौद के पास में है, वहां सैनिक स्कूल खोला जाएगा। और दूसरा बिलासपुर में सेंद्री में आपका सैनिक स्कूल खोला जाएगा। इस प्रकार अगर ये दोनों हमारे सैनिक स्कूल खुलते हैं तो वर्तमान राज्य में अब 3 सैनिक स्कूल हो जाएगा। पहला अंबिकापुर, दूसरा गोड़ी गांव रायपुर और तीसरा सेंद्री बिलासपुर। आया बात समझ में? ये तीनों हमको याद रखना है। अब अगर हम देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है चक्रधर समारोह। जो चक्रधर समारोह है, राजा चक्रधर समारोह, रायगढ़ जिले में होता है, हम सभी जानते हैं। और इनका जो आयोजन होता है वो 19 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक होता है। हम सभी को पता होता है कि राजा चक्रधर समारोह जो है वो गणेश चतुर्थी के दिन प्रारंभ होता है। याद रखिएगा। ये अगर हम क्रम देखेंगे तो 38वां समारोह था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 38वां समारोह जहां सांस्कृतिक प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान मिलता है और अनेक कलाकार आते हैं और इस समारोह में भाग लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वां याद रखिएगा। 19 सितंबर से 21 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ, रायगढ़ में आयोजन हुआ। इस बातों को ध्यान रखना है। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे तथ्य को देखते हैं। अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है वो है धान खरीदी। धान खरीदी जो है कब से कब तक? तो 1 नवंबर 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक धान खरीदने का समय निर्धारित किया गया है। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हम जानते हैं कि 2 ग्रेड में मिलता है, एक सामान्य और एक ग्रेड ए में मिलता है। सामान्य के लिए 2183, याद रखिएगा 2183 जो है वो सामान्य के लिए निर्धारित की गई है और 2203 मतलब 2203 रुपए जो है वो ग्रेड ए के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार जो 23-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका सूची जो जारी किया गया है उसको भी रखा गया है, जिसमें यहां लिखा गया है कि धान में अगर हम बात करेंगे तो धान में ये आपका सामान्य में 2183 और ग्रेड ए में 2203
3। क्लियर हुआ? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार का लक्ष्य अगर हम देखेंगे तो 125 लाख मीट्रिक टन है। याद रखिएगा, लक्ष्य निर्धारित किया गया था पहले 20 क्विंटल के हिसाब से 125 लाख मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और वर्तमान भाजपा के सरकार के घोषणा पत्र में यह लिखा गया है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा और 3100 रुपए मूल्य के हिसाब से प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे। ये कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हम खरीदने वाले हैं धान, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, लक्ष्य 125 लाख मीट्रिक टन रखा गया था 20 क्विंटल के हिसाब से, लेकिन अभी वर्तमान में घोषणा पत्र में जो सरकार का लिखा गया है वो है आपका 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। आया बात समझ में? और 3100 रुपए मूल्य पर खरीदेंगे। याद रहेगा। सेम इसी प्रकार मक्का का और हम धान खरीदी के समय में कंफ्यूज होते हैं, दोनों 1 नवंबर से चालू होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा धान 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 28 फरवरी तक चलेगा। तो 1 नवंबर से 28 फरवरी तक मक्का खरीदने का समय निर्धारित किया गया है। इसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2090 याद रखिएगा, मतलब 2090 रुपए रखा गया है। ये प्रति क्विंटल के हिसाब से रखा गया है। यहां पास ये मक्का का जो लिखा गया है वो है 2090 के हिसाब से। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा धान खरीदी और मक्का खरीदी के लिए। ठीक, अब रबर की खेती को हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रबर की खेती अभी चर्चा का विषय में बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि रबर जो होता है वो पेड़ के तने से जो दूध प्राप्त करते हैं, जिसे हम लेटेक्स कहते हैं, उससे बनता है। और ये प्राकृतिक रबर का जो मोनोमर एकलक होता है उसको हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं। तो अब भारत में बस्तर में भी रबर की खेती की जाएगी। तो याद रखिएगा रबर की खेती में छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला शामिल है? तो बस्तर जिला शामिल है। ये आप देख पा रहे हैं, इसको हम लेटेक्स कहते हैं। इसी में हम केमिकल के रूप में प्रयोग करने के बाद हमें प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है, जिसका एकलक या मोनोमर आइसोप्रीन होता है नेचुरल रबर का। क्लियर? तो ये किस तर्ज पर बनाया जा रहा है? तो केरल के तर्ज पर यह खेती की जा रही है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जिला बस्तर है जहां रबर की खेती होगी। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी जो है वो कहां बनाई जा रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में ये छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का आयोजन किया जा रहा है। कहां बन रहा है? तो रायपुर में बन रहा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट के लिए हमारे जो राजकीय पक्षी है, आया बात समझ में, पहाड़ी मैना, उसको याद रखिएगा। जो राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना है, उसके लिए एक बड़ा विशालकाय मूर्ति, एक स्टैचू बनाया गया है। वो कहां बनाया गया है? तो रायपुर में बनाया गया है। याद रखिएगा। क्लियर है? जो रायपुर में हमारे नगर निगम मुख्यालय है वहीं पर इसको बनाया गया है। याद रखिएगा। आया बात समझ में? क्लियर है? सबसे विशेष बात याद रखिएगा, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, आया बात में वेस्टेज मटेरियल है, उससे इनको बनाया गया है। क्लियर? ताकि पर्यावरण के प्रति हम जागरूकता करें कि साफ सफाई लेकर के आए और ऐसे पशु पक्षी का भी हम संरक्षण करें जिनकी दिन प्रतिदिन क्षति होते जा रही है। इसलिए हम पहाड़ी मैना का स्टैचू के रूप में एक बड़ा विशालकाय मूर्ति बनाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में जो 15वें जज के रूप में है वो है रविंद्र अग्रवाल जी। कौन है आपका? रविंद्र अग्रवाल जी हैं। याद रखिएगा, जब आप हाईकोर्ट के में साइट में जाएंगे और वहां पूरा डिटेल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपको एक लिखेगा कि यहां पर अदालत में 22 जजों की शक्ति को मंजूरी दी गई है। मतलब अधिकतम 22 जज हो सकते हैं, जिसमें से 22 में जो 15वें जज हैं, अभी आया बात समझ में, 15वें में वो कौन है? आपके रविंद्र अग्रवाल जी। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? आपका रमेश सिन्हा जी। इस बातों का भी ध्यान रखिएगा। ये मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा जी है। मैं मुख्य न्यायाधीश नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ में पहले 14 जज थे,
अब 15वें जज की भी नियुक्ति हो गई है और उनका नाम कौन है? आपका रविंद्र अग्रवाल जी। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 15 जज हैं, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? 22 जज हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो हमारा हाईकोर्ट है वो 19वां क्रम का है, बिलासपुर में है, न्यायधानी में, जगह है बोदरी। आया बात समझ में? क्लियर। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023। तो ये है क्या? सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने हेतु क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप विकसित किया गया है और इसी कारण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार प्राप्त होता है। यह हम सभी के लिए गौरवान्वित का विषय है कि ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला गया है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को मिला गया है। यह क्या होगा? ये 36 प्रकार की फसलों के रोगों की पहचान, हानिकारक कीटों की पहचान करने के लिए, मौसम की जानकारी, कृषि यंत्रों को किराए पर देने, किसानों को ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो पाएगी इस ऐप के माध्यम से। तो इस प्रकार इसको विकसित करने के कारण राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है। प्राप्तकर्ता कौन है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। आया बात समझ में? क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कौन बनेगा करोड़पति में। देखते हैं विराट अय्यर को। विराट अय्यर जो है वो भिलाई से संबंधित है। याद रखिएगा, कहां से संबंधित है पूछा जाए तो भिलाई से। याद रखिएगा, ये 15वां सीजन चल रहा था कौन बनेगा करोड़पति में, जिसमें से आपका विराट अय्यर बहुत अच्छे तरीके से इस खेल को खेल रहे थे। 1 करोड़ के प्रश्न में उन्होंने गलत आंसर दे दिया, जिसके कारण वह केवल 3,20,000 राशि ही एकत्रित कर पाए। तो याद रखिएगा, ये 8 वर्ष के बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा अचंभित कर दिया था लोगों को अपने जवाबों से। कौन बनेगा करोड़पति में कहां से संबंधित है? तो भिलाई से संबंधित है, नाम विराट अय्यर है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट इंडियाज गॉट टैलेंट शो में जो नारायणपुर मतलब अबुझमाड़ का जो मलखंब था वह विजेता के रूप में बनता है। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, 20 लाख राशि, ट्रॉफी और एक आर्टिका कार इन्हें पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है। सीजन 10वां था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नारायणपुर के अबुझमाड़ मलखंब अकादमी जो है इस पर विजेता हासिल होते हैं और पुरस्कार के रूप में यह राशि प्राप्त होती है। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन तो याद रखना है। अब हम देखते हैं मुल्लार्प परियोजना क्या है। तो पहला क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि मुल्लार्प परियोजना किससे संबंधित है? तो मुल्लार्प परियोजना जो है वो दलहनी फसल से संबंधित है। याद रखिएगा, इसमें होता यह है कि 5 साल तक दलहन के क्षेत्र में अनुसंधान करते हैं। समीक्षा करने पर यह पुरस्कार जो है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को प्राप्त होता है। और इन 5 सालों में 5 वर्ष तक समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है दलहनी फसलों के अनुसंधान से रिलेटेड। तो इन 5 सालों में जो है वो 3 किस्म दलहन फसल के जो है वो कौन? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है वो विकसित करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसी कारण इनको ये पुरस्कार मिलता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की मुल्लार्प परियोजना के तहत 5 वर्ष में दलहनी फसलों की 3 किस्में विकसित की गई है। क्लियर हुआ? याद रखिएगा। इसके बाद राउत नाचा महोत्सव के बारे में ध्यान रखते हैं। राउत नाचा महोत्सव जो है वो इस बार का 46वां महोत्सव था। याद रखिएगा, डेट 2 दिसंबर याद रख सकते हैं आप। क्लियर है? और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसकी शुरुआत 1978 से होती है। कहां होगा? तो बिलासपुर में होता है। सबसे खास बात ये याद रखिएगा कि हर साल परसदा जो है वह इस राउत नाचा जो है पुरस्कार को जीतता था। और इस बार जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको तथ्य के रूप में याद रखिएगा, बसिया दल, ये बसिया दल जो है वो इस बार विजेता के रूप में प्राप्त होते हैं और 15,000 राशि जो है वो एकत्रित करते हैं। दूसरे में जो है वो परसदा दल जो रहेगा वो दूसरे में आते हैं। आया बात समझ में? क्लियर? याद रखना। तो इस बार
आपको पूछा जाएगा। बसिया दल विजेता है, इस बातों को भी ध्यान रखें। 15,000 राशि रहेगा, ये भी याद रखिएगा। संस्करण कौन सा था? तो 46वां संस्करण था, शुरुआत 1978 से हुआ था। तो इस तरीके से एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट तथ्य हमारे लिए पेपर में उपयोगी हो सकता है, उसी को मैं लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होने का प्रयास कर रहा हूं। और इस तरीके से आप इन सभी चीजों को याद करके एक शॉर्ट नोट्स के रूप में बना करके रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको इजी वे में समझ में आया होगा। आइए और कुछ बातों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं जो आपके लिए जानना काफी जरूरी है। रायपुर में जो सीजीपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे प्रतिभागियों के लिए सुनहरा अवसर है। रविवार को दोपहर 2 बजे से पटेल ट्यूटोरियल्स के रायपुर ब्रांच में संविधान की निशुल्क कक्षा दीक्षित सर लेने वाले हैं। तो सभी प्रतिभागियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आप अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये निशुल्क कक्षा है और ज्यादा से ज्यादा आप भाग लें ताकि आपको एक रिवीजन मोड पर क्लास आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा, ऐसे प्रतिभागी जो प्रयोगशाला परिचारक के साथ साथ सीजीपीएससी, व्यापम या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है कि पटेल ट्यूटोरियल के मोबाइल ऐप पर केमिस्ट्री का जो लेटेस्ट रिकॉर्डेड कोर्स है वो क्लास बोर्ड के साथ में न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध होने जा रहा है। इसके लिए विशेषता यह रहेगा कि आपको लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुरूप आपको पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ में क्लास जो डिजिटल बोर्ड है उनका पीडीएफ आपको मिल सकेगा। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से पटेल ट्यूटोरियल का मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। और प्रयोगशाला परिचारक के ऐसे प्रतिभागी जिनके मन में चिंता लगा रहता है कि हम तैयारी कैसे करें, पहले फिजिक्स पढ़ें कि केमिस्ट्री पढ़ें कि बायो पढ़ें या कहां से शुरुआत करें, इसके लिए भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकदम इजी वे में आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है। क्लियर? इसलिए आप केवल न्यूनतम शुल्क पर यह कोर्स उपलब्ध होगा। और यदि आपको किसी प्रकार का जानकारी चाहिए होगा तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।